अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों दोस्तों। आज जो हमारा लेक्चर है वो है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का अगला लेक्चर है, जिसमें हम अपना सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सही है। इसके बाद लास्ट लेक्चर होगा ह्यूमन आई और उसके डिफेक्ट के बारे में, और उसके बाद फिर न्यूमेरिकल एमसीक्यूज का, फिर इसके साथ चैप्टर एंड हो जाएगा। सही है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप को पढ़ने के पहले हम जरा दो तीन टॉपिक और जान लेते हैं। एक है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ये होता है कि भाई किसी भी चीज, इमेज जो होता है, किसी भी तस्वीर में जो पिक्सल्स होते हैं, हम जब अक्सर तस्वीर लेते हैं तो कभी तस्वीर ब्लर आती है, कभी तस्वीर सही आती है। सही है। तो उसमें जो पिक्सल्स होते हैं, हम कहते हैं कि भाई यार इसके पिक्सल सही नहीं आ रहे, तो असल में होता है उसका रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर ये होता है कि भाई जब हमारे पास तस्वीर ब्लर आ रही होती है तो उसमें दो ऑब्जेक्ट को ऐसे, जैसे मान लो ये दो ऑब्जेक्ट है, अब इसके बीच में आपको एक लाइन नजर आ रही है। सही है। अगर इस तरह से दो ऑब्जेक्ट क्लियर क्लियर नजर आ रहे हैं और लाइन नजर आ रही है तो वो तो उसकी रिजॉल्विंग पावर ज्यादा है। लेकिन अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट इस तरह से आपस में इंटरमिक्स ऐसे हो जाते हैं, सही है, और यानी बीच का आपको लाइन नजर नहीं आती जो इन दो ऑब्जेक्ट को जुदा करती है, ये जो लाइन होती है जो इन दो ऑब्जेक्ट को अलग करती है, जो लाइन, वो आपको अगर नजर नहीं आती, तो यानी उस कैमरे की या उस तस्वीर की रिजॉल्विंग पावर जो है वो कम है। सही है। तो यही होता है हमारे पास रिजॉल्विंग पावर, कि इट इज द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट टू फॉर्म सेपरेबल इमेजेस ऑफ क्लोज ऑब्जेक्ट। सही है। क्लोज ऑब्जेक्ट से उसकी सेपरेट सेपरेट इमेजेस बनाना, यानी सेपरेट करना, मतलब ये कि बीच की जो सेपरेशन वाली लाइन है वो आपको नजर आनी चाहिए। सही है। और टू सेपरेट क्लोज वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशन, यानी रेडिएशन की वेवलेंथ जो होती है, अलग अलग वेवलेंथ वाली होती है, जैसे हमने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बारे में। तो उसमें हमने देखा अलग अलग वेवलेंथ है। तो अगर अलग अलग वेवलेंथ से मुराद ये है अलग अलग कलर, अगर आपको मिसाल के तौर पे ये रेड और ये ग्रीन अलग अलग नजर आ रहे हैं और इसके बीच की इस तरह से लाइन नजर आ रही है, कोई आपको तस्वीर दिखे और उसमें रेड और ग्रीन बिल्कुल अलग अलग नजर आ रहे हैं, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। लेकिन अगर आपको वो रेड और ग्रीन इंटरमिक्स होके नजर आ रहे हैं, यानी आपस में आपको ऐसा लग रहा है कि दोनों आपस में मिक्स हो गए हैं, तो उसकी रिजॉल्विंग पावर फिर कम है। सही है। अच्छा, ये हमारे पास रिजॉल्विंग पावर। दूसरा हमारे पास है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर ये होता है कि भाई किसी ऑब्जेक्ट को, हमारे पास जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, सिंपल माइक्रोस्कोप है वो, या फिर वो अल्लाह आपका भला करे कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, जो भी है, कोई भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, तो उसके मैग्नीफाइंग पावर का मतलब ये होता है कि भाई जब जिस ऑब्जेक्ट की आप पिक्चर ले रहे हो, उस पिक्चर को उसने कितने गुना बड़ा करके दिखाया है, वो उसकी मैग्नीफाइंग पावर है। जैसे मान लो ये मेरे पास ऑब्जेक्ट का साइज है, ये मेरे पास इमेज का साइज है, तो अब ऑब्जेक्ट से इमेज कितना गुना बढ़ गया है, ये हमारे पास कहलाता है मैग्नीफाइंग पावर। सही है। किसी भी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफाइंग पावर क्या है कि ऑब्जेक्ट को वो कितना बड़ा करके दिखा रहा है, ऑब्जेक्ट को इमेज के अंदर वो कितना बड़ा करके दिखा रहा है, तो इसको हम कहते हैं मैग्नीफाइंग पावर। मतलब क्या है कि भाई इमेज के साइज और ऑब्जेक्ट के साइज का कंपैरिजन है असल में। जैसे हमने रे डायग्राम्स वगैरह देखी थी, उसमें हमने एक देखा था हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और एक हमने देखा था हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज। तो हम इन दोनों का कंपैरिजन कराते हैं कि भाई इमेज की हाइट कितने गुना बढ़ गई है। सही है। तो इसी वजह से हम इसकी जो डेफिनेशन लिखते हैं वो ये लिखते हैं कि भाई रेशो लेना है किसका, इमेज साइज का और ऑब्जेक्ट साइज का। इमेज साइज का और ऑब्जेक्ट साइज का जब आप रेशो लेंगे तो आपके पास आ जाएगा कि भाई आपके जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसने आपके ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाया। सही है। तो इसीलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला लिखते हैं इमेज की हाइट अपॉन ऑब्जेक्ट की हाइट। इसको हम एक और तरीके से इस तरह भी लिखते हैं कि भाई Q अपॉन P, यानी इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है। और एक तरीका इसको ये वाला भी है लिखने का, जो मैं अभी आपको थोड़ी देर में समझाने वाला हूं। सही है। तो मैग्नीफाइंग पावर क्या है कि भाई आपके ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ने कितना बड़ा करके दिखाया। कितना बड़ा करके दिखाने का मतलब ये है कि मान लो
आपके पास ऑब्जेक्ट का साइज है 10 सेंटीमीटर, कितना है 10 सेंटीमीटर। आपके पास इमेज का साइज आ गया 30 सेंटीमीटर, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर। अब आप देखना चाह रहे हो कि भाई मेरे मेरे जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिससे मैंने पिक्चर ली है उसने मेरे ऑब्जेक्ट को कितना बड़ा करके दिखाया। तो आप इमेज का साइज जो कि 30 आया और ऑब्जेक्ट का साइज जो कि 10 आया, इन दोनों का आप रेशो निकाल लो। रेशो निकालने पर हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो यानी आपके ऑब्जेक्ट को इसने 3 गुना बढ़ा के दिखाया, 3 गुना क्या करके दिखाया, बढ़ा के दिखाया। यही है हमारे पास मैग्नीफाइंग पावर, इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, सही है। इसके बाद अगला जो है, अगला जो टॉपिक है वो है माइक्रोस्कोपी। माइक्रोस्कोपी कहते हैं माइक्रोस्कोप्स की स्टडी को, सही है। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रोस्कोपी क्या है, इट इज अ फील्ड दैट यूजेस माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं टू व्यू ऑब्जेक्ट्स, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए। कौन से ऑब्जेक्ट, दैट कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई, सही है। हमारी आम आंखों से जो चीज हमें नजर नहीं आती उसको जब हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो इस फील्ड को हम कहते हैं माइक्रोस्कोपी। क्या कहते हैं भाई इस फील्ड को, माइक्रोस्कोपी, सही है। अब जरा आगे बढ़ते हैं। अच्छा भाई, तो अगला जो टॉपिक है हमारा जो पहला है वो है सिंपल माइक्रोस्कोप। तो सिंपल माइक्रोस्कोप मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, कुछ नहीं है, सिर्फ एक सादा सा मैग्नीफाइंग ग्लास है, सही है। सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए हम जरा थोड़ा सा एक बात को जान लेते हैं। जैसे मान लो ये हमारी है एक आंख, क्या है ये, आंख है। बड़ी टेढ़ी वेढ़ी सी बन रही आंख, सही है। ये हमारी एक आंख है, सही है। और यहां पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, यहां पे मैंने क्या किया हुआ है, ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है। ऑब्जेक्ट को मैंने रखा हुआ है डी पर, किस पर रखा हुआ है, डी पे रखा हुआ है। डी क्या है, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट का मतलब वो पॉइंट, वो नजदीक वाला पॉइंट जिससे आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आता है, वो नियर, वो करीब का पॉइंट जिससे आपको ऑब्जेक्ट क्लियर नजर आता है। जैसे ये मिसाल के तौर पर ये मेरा नियर पॉइंट है, इससे मजीद आगे लेकर आऊंगा तो मेरे को ऑब्जेक्ट क्लियर नजर नहीं आएगा, ब्लर हो जाएगा, सही है। तो वो नियर, वो पॉइंट जिसपे आपको ऑब्जेक्ट क्लियरली नजर आता है उसको हम कहते हैं नियर पॉइंट। और वो तकरीबन तकरीबन कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। अब मैंने ऑब्जेक्ट को अपनी आंख से कितना दूर रखा हुआ है, 25 सेंटीमीटर दूर। तो जब इस ऑब्जेक्ट में से रेज निकलेंगी और ये मेरे आंख में इमेज बनाएंगी, आंख में यहाँ पे रेटिना पर जो इमेज बनती है, तो जो इमेज बनाएंगी ये रेटिना पर, तो उस एंगल, जो इमेज बनाएंगी, जो रेज निकलेंगी, तो वो रेज एक एंगल बनाएंगी। इस एंगल को हम कह देते हैं थीटा ओ। यानी ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया, ऑब्जेक्ट ने क्या किया, एंगल बनाया किस पे, रेटिना पर। ऑब्जेक्ट ने एंगल बनाया किस पे, रेटिना पर। जब वो ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ था, नियर पॉइंट पे। नियर पॉइंट यानी यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर पर जब मैंने ऑब्जेक्ट को रखा और उसने जो रेटिना पर मेरा एंगल बनाया, रेटिना पर इमेज बनाते हुए जो लाइट रेज जो निकली उसका जो एंगल था उसको मैंने क्या नाम दिया, थीटा ओ। याद रहे कि ये जो एंगल है, ये जो इमेज है, ये बिना लेंस के है। यहां पे अभी हमने किसी लेंस का इस्तेमाल नहीं किया। अब जो दूसरा हम करेंगे, दूसरा जो हम एंगल लेंगे वो हम लेंगे, अल्लाह का भला करे, लेंस को इस्तेमाल करके। किसको इस्तेमाल करके, लेंस को इस्तेमाल करके। ये मैंने अब लगा दिया एक कन्वेक्स लेंस, सही है। अच्छा भाई, तो यहाँ अब हमने लगा दिया एक कन्वेक्स लेंस जो कि एक मैग्नीफाइंग ग्लास में लगा होता है, सही है। और मैग्नीफाइंग ग्लास मैंने आपको बोला था सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास एक ही चीज है। तो एक एंगल हमने ये ले लिया जब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा, डी डिस्टेंस पे यानी नियर पॉइंट पे, और उसने आपके आंख के रेटिना पर एक इमेज बनाया। तो उस ऑब्जेक्ट ने जो एंगल बनाया था आपकी आंख पे, उस एंगल को हमने क्या कह दिया, थीटा ओ। और एक दूसरा एंगल हम यहाँ पे लेते हैं कि भाई जब हम मैग्नीफाइंग ग्लास का केस स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखना है, फोकल लेंथ के अंदर। ऑब्जेक्ट जब आप फोकल लेंथ के अंदर रखते हो तो यहां से जब दो रेज हम निकालते हैं तो एक रे यहां से इस तरह से एफ से पास हो जाती है और दूसरी रे हमारे पास
ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई सीधी चली जाती है। इस दोनों रेस को हम पीछे की तरफ जब एक्सटेंड करते हैं तो हमारे पास एक वर्चुअल इमेज बनती है, सही है, जो कि हम पिछले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि भाई इस तरह से पीछे इमेज एक्सटेंड करने रेज एक्सटेंड करने पर हमारे पास पीछे एक इमेज बनती है जिसको हम वर्चुअल इमेज कहते हैं, क्योंकि इसमें रेज असल में मीट नहीं कर रही। अब ये इमेज थोड़ा सा मैग्नीफाई हो गया है। क्या हो गया? मैग्नीफाई होने का मतलब ये है कि भाई ऑब्जेक्ट से जो है इमेज वो थोड़ा बड़ा हो गया है। अब हम असल में निकालना चाह रहे हैं इसका मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन यानी m निकालना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे जो इमेज है वो हमारे पास एंगल कितना बना रहे, ये एंगल बना रहे। इमेज का एंगल कौन सा है? ये आ रहा भाई, ये जो है ये हमारे पास इमेज का एंगल है, और इस इमेज के एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा आई। सही है, ये हमारे पास इमेज का एंगल है कब? जब हमने लेंस को रखा, और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का एंगल है कब? जब हमने ऑब्जेक्ट को लेंस को नहीं रखा था और ऑब्जेक्ट डी डिस्टेंस पर था। एक बात और, जो यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ से आपकी आंख ऐसे लगी हुई है और आप इसको देख रहे हो, तो ये जो मैग्नीफाइंग ग्लास होता है या सिंपल माइक्रोस्कोप होता है, ये ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनाता है, ये इमेज आपकी आंख से डी डिस्टेंस पर होता है। कितने डिस्टेंस पर होता है? डी डिस्टेंस पर होता है। जैसे कि पहले आपने ऑब्जेक्ट को रखा डी डिस्टेंस पर, उसने आपके आंख पे एंगल बनाया थीटा ओ, सही है, उस टाइम पे लेंस नहीं रखा होता। फिर आपने ऑब्जेक्ट को रखा कहाँ? लेंस के फोकल लेंथ के अंदर। अब वो लेंस का फोकल लेंथ के अंदर जब आपने ऑब्जेक्ट रखा तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस डी नहीं है, लेकिन जब इस लेंस ने इमेज बनाया किसका? इस ऑब्जेक्ट का, तो उस इमेज से लेकर आपकी आंख तक का डिस्टेंस कितना पाया गया? 25 सेंटीमीटर। तो यानी मैग्नीफाइंग ग्लास जब इमेज बनाता है वो तो वो आपके आंख के नियर पॉइंट पे बनाता है ताकि आपको इमेज क्लियर नजर आए। सही है। अच्छा, अब जब हम निकालते हैं क्या भाई? जब हम निकालते हैं मैग्निफिकेशन, यहाँ पे हमने इसके बारे में लिखा हुआ है, लेट थीटा आई बी द एंगल सबटेंडेड बाय इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड विद इन द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। जब ऑब्जेक्ट को फोकल लेंथ के अंदर रखा गया लेंस के, तो इमेज का जो एंगल बना उसको हमने क्या बोला? थीटा आई। द लेंस मेक्स अ मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज। मैग्नीफाइड यानी इमेज को बड़ा कर दिया, वर्चुअल यानी रेज असल में मीट नहीं कर रही, ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द नियर पॉइंट ऑफ द आई। नियर पॉइंट ऑफ द आई मतलब आंख से अब ये इमेज कितना दूर है? 25 सेंटीमीटर दूर है। सही है। अच्छा, द मैग्नीफाइंग पावर इन सच केस। अच्छा, यहाँ पे जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं तो हम इस तरह से निकालते हैं कि भाई थीटा आई अपॉन थीटा ओ। सही है, थीटा आई अपॉन थीटा ओ करके, यानी वो वाला एंगल जो लेंस लगाने के बाद इमेज ने बनाया उसका, और वो वाला एंगल जो लेंस के बगैर ऑब्जेक्ट के थ्रू बना एंगल, उसको नीचे रख के, तो इन थीटा आई को ऊपर रख के और थीटा ओ को नीचे रख के हम इसका मैग्निफिकेशन निकालते हैं। अब इसकी एक डेरिवेशन होती है जो कि हमारे मैट्रिक लेवल में नहीं है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लेवल पे होती है। सही है, फर्स्ट ईयर लेवल पे उसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास m की वैल्यू आ जाती है 1 प्लस डी अपॉन एफ। 1 प्लस डी अपॉन एफ। यहाँ पे d के d हमारे पास है नियर पॉइंट, जिसकी वैल्यू कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। f के f लेंस का फोकल लेंथ है। सही है कि भाई लेंस का फोकल लेंथ यानी यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। सही है, ये लेंस का फोकल लेंथ होता है। तो ये होता है हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसका मैग्निफिकेशन पावर भी आपको समझ आ गया होगा। अब जरा आते हैं अपने कंपाउंड माइक्रोस्कोप के ऊपर। सही है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वो चीजें हम उसके थ्रू देखते हैं कि भाई जो हमें मैग्नीफाइंग ग्लास से भी सही से नजर ना आए, सिंपल माइक्रोस्कोप से भी नजर आए, यानी वो चीजें जो कि हमारी आंखों से हमें नजर नहीं आती, उनको देखने के लिए जो मिसाल के तौर पे जो मैग्नीफाइंग ग्लास के थ्रू हम जो चीजें देखते हैं वो हमारी आंखों में हमें थोड़ा बहुत तो नजर आते हैं, लेकिन जो चीजें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं वो आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते। सही है, मैग्नीफाइंग ग्लास वाले यानी सिंपल माइक्रोस्कोप वाले थोड़े बहुत नजर आते हैं माइक्रोस्कोप के बगैर, लेकिन
कंपाउंड माइक्रोस्कोप के जो थ्रू जो चीज आप देखते हैं, अगर आप कंपाउंड माइक्रोस्कोप को हटा दें तो वो चीज आपको बिल्कुल भी नजर नहीं आती। जैसे सेल्स देखते हैं हम, सही है, बैक्टीरियाज वगैरह देखते हैं, तो ये सारी चीजें हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं। अच्छा भाई, कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस टू कन्वेक्स लेंस टू इन्वेस्टिगेट द स्ट्रक्चर ऑफ द टाइनीएस्ट ऑब्जेक्ट। सबसे छोटे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर स्टडी करने के लिए हम किसको इस्तेमाल करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को इस्तेमाल करते हैं। भाई किसको इस्तेमाल करते हैं? कंपाउंड माइक्रोस्कोप को। और इसमें दो कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं भाई, दो। अच्छा भाई, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में डिस्कस करना है कि भाई इसमें हमारे पास दो कन्वेक्स लेंस लगे होते हैं। एक का नाम होता है ऑब्जेक्टिव लेंस और एक का नाम होता है आईपीस लेंस, सही है। ऑब्जेक्टिव लेंस वो होता है जो ऑब्जेक्ट के करीब में होता है, जिसका फोकल लेंथ बड़ा होगा, सही है। और आईपीस लेंस वो होता है कि जो आंख के करीब होता है और जिसका फोकल लेंथ छोटा होगा, किससे? ऑब्जेक्टिव लेंस से, सही है। फोकल लेंथ के बड़े होने का और फोकल लेंथ के छोटे होने का मतलब ये होता है कि अगर फोकल लेंथ बड़ा है तो लेंस ज्यादा चौड़ा होगा, और अगर फोकल लेंथ सॉरी अगर फोकल लेंथ बड़ा है तो लेंस पतला होगा, और अगर फोकल लेंथ छोटा है तो लेंस मोटा होगा, सही है। तो यहाँ पे फोकल लेंथ किसका छोटा है? भाई ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ छोटा है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस को थोड़ा सा मोटा करके बनाना है, सही है। इस बात को याद रखना है ध्यान में। और आईपीस लेंस का फोकल लेंथ चूंकि बड़ा है ऑब्जेक्टिव लेंस से, तो आईपीस लेंस को ऑब्जेक्टिव लेंस से पतला बनाना है, यानी इस तरह से बना दो, क्योंकि इसका फोकल लेंथ क्या है? बड़ा है। सही है, इसका फोकल लेंथ बड़ा है तो इसलिए मैंने इसको ऑब्जेक्टिव लेंस से क्या कर दिया? पतला बना दिया। सही है, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। मान लो ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ यहाँ पे है एफ ओ, इसको एफ ओ से शो कर देते हैं, सही है, एफ ओ। और ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे कहाँ पे? प्रिंसिपल फोकस से पीछे, सही है। तो जब प्रिंसिपल फोकस से पीछे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो एक रे यहाँ से पास होने के बाद कहाँ से चली जाएगी? प्रिंसिपल फोकस से, और एक रे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, तो यहाँ से इस तरह से मैच हो जाएगी, सही है। तो यहाँ पे एक तो इमेज बन जाएगा पहला वाला, जिसको हम नाम दे देंगे I1, सही है। यहाँ पे दूसरी बात जो हमने लिखी है कि भाई व्हेन लाइट रेज फ्रॉम ऑब्जेक्ट पास थ्रू एन ऑब्जेक्टिव लेंस, जब लाइट रेज ऑब्जेक्ट से पास करके ऑब्जेक्टिव लेंस से पास करेगी, इससे एक इमेज बनेगा, स्मॉल इमेज I1 विद इन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। किस पे बनेगा? आईपीस के फोकल लेंथ में। तो ये हमारे पास है आईपीस, तो इसके फोकल लेंथ में, यानी हम इसका प्रिंसिपल फोकस कहीं यहाँ बना देंगे। अब ये इमेज कहाँ आ गया? अब ये इमेज आईपीस के फोकल लेंथ के अंदर आ गया, सही है। तो एक अगर यहां पे है तो दूसरा यहां पे हो जाएगा, सही है। ये ये जो I1 इमेज है, अब ये आईपीस के लिए ऐसा है जैसे ऑब्जेक्ट, तो इसमें से जब रेज निकलेगी, इसमें से जब रेज निकलेगी तो यहां से एक रे तो कहां से गुजरती जाएगी भाई? एफ से। और दूसरी रे हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी, सही है। फिर वो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देंगे, सही है। पीछे की तरफ क्या करेंगे? इसको एक्सटेंड करेंगे। जब इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि ये आगे जाके मीट नहीं करेगी, क्योंकि फोकल लेंथ के अंदर है, जो ये कंडीशन हमने देखी है। और जब ये पीछे जाके मीट करेंगी तो यहाँ पे इस तरह से इसका इमेज बन जाएगा। तो आप देख सकते हो कितना छोटा ऑब्जेक्ट था और इसका कितना बड़ा ऑब्जेक्ट बना दिया इसने I2, सही है।
हम जब इसकी मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो मैग्निफिकेशन इसकी कुछ यूं निकालते हैं कि भाई दो लेंस है तो एक ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन और एक आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन, इन दोनों को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करा के इस कंपाउंड माइक्रोस्कोप का हमारे पास मैग्निफिकेशन आ जाता है। सही है। तो यहाँ पे अब आईपीस लेंस को अगर आप देखो तो ये सिंपल वो सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह है नहीं। सिंपल माइक्रोस्कोप का भी ऐसे पीछे की तरफ इमेज बन रहा था और यहाँ पे आईपीस लेंस भी पीछे की तरफ इमेज बना रहे। सही है। सिंपल माइक्रोस्कोप में भी फोकल लेंथ के अंदर था ऑब्जेक्ट, यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट और फोकल लेंथ के अंदर आईपीस के लिए। मतलब मैग्निफिकेशन जो आईपीस लेंस का आएगा वो यही आएगा कि भाई 1 + d/f, जो हमने सिंपल माइक्रोस्कोप में देखा, क्योंकि ये एज इट इज सिंपल माइक्रोस्कोप की तरह बिहेव कर रहा है। कौन, आईपीस लेंस। तो आईपीस लेंस का मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1 + d/f। बचा ऑब्जेक्टिव लेंस। तो मैंने आपको बताया कि भाई मैग्निफिकेशन के 2-3 फार्मूले बताए कि भाई हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर आप इसको Q/P भी कह सकते हो, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सही है। तो यहाँ पे हमने इसको क्या लिख दिया, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस की मैग्निफिकेशन को हमने ये लिख दिया। तो हमने जब टोटल मैग्निफिकेशन निकालना चाहा तो ये आगे Q/P = 1 + d/f। सही है। अच्छा, अब जब देखा गया कि भाई Q/P का रेशो बराबर आ रहा था किसके, हमारे पास बुक में जो फॉर्मूला लिखा है वो ये लिखा है, L/FO। FO कहते हैं, F है फोकल लेंथ और O है ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो यहां से ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ यहां से यहां तक होगा। सही है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है ये है FO, और जो L है, L जो है वो यहां से यहां तक का डिस्टेंस है, एक लेंस से दूसरे लेंस तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास L कहलाता है। तो जब L/FO का रेशो निकाला गया तो वो सेम टू सेम किसके रेशो के बराबर है, Q/P के। तो ये इन दोनों का रेशो इन दोनों का रेशो क्या आपस में इक्वल है, तो इसलिए Q/P की जगह लिख दिया भाई L/FO। सही है। तो आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, बात दोनों एक ही है। सही है। लेकिन बुक में ये वाला लिखा है तो आप यही वाला लिखा। सही है। अब जरा इसको पढ़ लेते हैं जो लिखा हुआ है कि भाई इस पॉइंट को पढ़ लिया था, द इमेज I1 बिहेव्स एज एन ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस। I1 जो है वो ऑब्जेक्ट की तरफ बिहेव कर रहा था आईपीस के लिए, एंड द लार्जर इमेज I2 इज फॉर्म्ड, और बड़ी इमेज I2 बन गई एट द नियर पॉइंट ऑफ द नॉर्मल ह्यूमन आई। अच्छा, ये जो इमेज बनी है ये जो है ये नियर पॉइंट पे बनी है। जैसे मान लो यहां से आप इसको देख रहे हो, या अगर आपकी आंख है तो ये जो इमेज बनता है ये किस पॉइंट पे बनता है, नियर पॉइंट पे। यानी यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, d होगा। d = 25 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता है। सही है। is formed at the near point of the normal human eye. The magnification of compound microscope is given by, तो magnification compound microscope का इससे निकल के आता है, where L is the distance between objective lens and eyepiece lens। objective lens और eyepiece lens के दरमियान का डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, L कहते हैं। सही है। अब जरा जो इसका आखिरी वाला है उसमें आ जाते हैं कि भाई क्या हमारे पास, टेलीस्कोप। अच्छा भाई, तो टेलीस्कोप हमारे पास क्या है भाई, टेलीस्कोप एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे माइक्रोस्कोप में अगर छोटी चीज होती थी तो उसको बड़ा करके दिखा देता, लेकिन टेलीस्कोप में हम क्या देखते हैं, चांद तारे वगैरह। तो क्या चांद तारे वगैरह छोटे हैं, नहीं, चांद तारे वगैरह बहुत बड़े। लेकिन फिर भी हमें इनको देखने के लिए टेलीस्कोप क्यों लगाना पड़ता है, क्योंकि ये हमसे बहुत दूर है। बहुत दूर होने की वजह से हमें बहुत छोटे नजर आते हैं। इसका वजह ये है कि भाई विजुअल एंगल्स, जैसे कि अभी मैंने आपको सिंपल माइक्रोस्कोप के बारे में बताया, तो मान लो ये हमारी है आंख। सही है। एक पहले तो ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है और इसने हमारी आंख के साथ एक तो एंगल ये बनाया, ये वाला। सही, ये एक विजुअल एंगल कहते हैं इसको। और इसी ऑब्जेक्ट को मैंने करीब लाके यहां पे रख दिया, साइज सेम है, और अब जो इसका एंगल बन रहा है वो ये बन रहा है।
तो मुझे बताओ भाई कौन सा एंगल बढ़ा है। जब मैंने ऑब्जेक्ट को करीब किया तो हमारे पास क्या हुआ, विजुअल एंगल बढ़ गया। और जब विजुअल एंगल जब बढ़ता है तो हमें ऑब्जेक्ट फिर बड़ा नजर आता है, सही है। तो टेलीस्कोप यही काम करता है कि भाई उस बड़े से ऑब्जेक्ट को, जो हमारे चांद तारे वगैरह, उस बड़े से ऑब्जेक्ट को हमारे करीब करके हमें दिखाता है। तो मतलब अभी बहुत दूर है हमसे चांद तारे, तो अब उसके साथ जो हमारा विजुअल एंगल बनता है वो बहुत ही छोटा बनता है, इसलिए हमें वो बहुत छोटे नजर आते हैं। लेकिन जब हमें वो करीब करके दिखाते हैं टेलीस्कोप, तो हमें हमारा उसके साथ विजुअल एंगल बहुत बड़ा बनता है। जब विजुअल एंगल बढ़ जाता है तो हमें वो फिर बड़े नजर आने लगते हैं, सही है। अब जरा टेलीस्कोप का देखते हैं कि भाई वर्किंग कैसे होती है, सही है। तो टेलीस्कोप के थ्रू हम distant objects देखते हैं। It is an optical instrument that uses two convex lenses, the objective and the eyepiece, to form magnified images of distant objects. Distant object यानी दूर के ऑब्जेक्ट, सही है। इसमें भी एक ऑब्जेक्टिव लेंस है और एक आईपीस लेंस है, लेकिन इस दफा सिस्टम उल्टा है कि भाई ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बड़ा है, यानी फोकल लेंथ बड़ा है तो लेंस कैसा बनाना पड़ेगा, पतला बनाना पड़ेगा। फोकल लेंथ बड़ा है तो लेंस पतला बनाना पड़ेगा। और आईपीस लेंस का फोकल लेंथ छोटा है, आईपीस लेंस का फोकल लेंथ छोटा है तो यानी उस लेंस को मोटा बनाना पड़ेगा। यानी यहां पे अगर हम बना रहे हैं तो इसको कुछ यूं बनाना पड़ेगा, सही है। ये हमारे पास आईपीस लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O, ये ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर O, सही है। इसका फोकल लेंथ चूंकि बड़ा है, सही है, मतलब इतना मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं, करीब करीब यहां तक मान लेता हूं। ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ यहां तक मान लेते हैं, तो इसका फोकल लेंथ बड़ा है, इसका फोकल लेंथ छोटा है, इसको जरा और करीब कर लेते हैं। सही है। अच्छा भाई, ये आ गया हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस का प्रिंसिपल फोकस, सही है। अब जो ऑब्जेक्ट, इसका भी नहीं बना रहे, इसका भी थोड़ी देर बाद बनाते हैं। ऑब्जेक्टिव लेंस के पास जो ऑब्जेक्ट से लाइट रेज आ रही है, तो वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है बहुत दूर, और बहुत दूर को हम कहते थे इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसे आती है, पैरेलल आती है। इन्फिनिटी से लाइट रेज कैसे आती है, पैरेलल आती है। तो ये लाइट रेज हमारे पास आ रही है पैरेलल, सही है, इस तरह से पैरेलल आ रही है। तो जब ये लाइट रेज पैरेलल आती है इस तरह से, यानी प्रिंसिपल एक्सिस के तो पैरेलल नहीं है, लेकिन खुद के पैरेलल है। आपस में जब आ रही है तो आपस में तो पैरेलल है, लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के साथ पैरेलल नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में याद रखना कि भाई रेज हमेशा मीट करेंगी कहां पे, ये जो इसका प्रिंसिपल फोकस है ना, इसी के सामने ही मीट करेंगी। जैसे कि हमें पता था कि भाई जब रेज प्रिंसिपल फोकस के भी पैरेलल होती थी और खुद के भी पैरेलल होती थी, तो खास प्रिंसिपल फोकस के पॉइंट पे मिलती थी। लेकिन अब प्रिंसिपल फोकस के पैरेलल नहीं है, लेकिन खुद के पैरेलल है, तो कहां पे जाके मिलेंगी भाई, इसी पॉइंट के सामने जाके मिलेंगी। यानी अभी भी कहां पे मिल रही है, प्रिंसिपल फोकस पे ही मिल रही है, सही है। तो यहां पे ये बन जाता है इसका इमेज। अब जरा देखो भाई, ये हमारी यहां पे रखी हुई है आंख, हमने यहां से आंख लगा के हम यहां से इसको देख रहे हैं। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट बनता है, सॉरी इमेज बनता है, पहला वाला इमेज I1, ये बनता है आईपीस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर। किसके अंदर, आईपीस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर। ये आईपीस लेंस का एक फोकल लेंथ, ये आईपीस लेंस का दूसरा फोकल लेंथ। इस आंख को अभी फिलहाल मिटा देते हैं। ये इसका दूसरा फोकल लेंथ, सही है। अगर आप गौर करें तो ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ आईपीस लेंस से बड़ा है, ये इतना है,
और ये इतना है, सही है। तो यही चीज हम बता रहे थे कि भाई आईपीस लेंस का फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव लेंस से बड़ा होना चाहिए, सही है। अच्छा, अब ये जो I1 इमेज है ये आईपीस लेंस के लिए कैसा बिहेव करता है भाई, एज एन ऑब्जेक्ट बिहेव करता है। तो यहां से जब लाइट रेज जाएंगी, एक यहां से गया तो फोकल लेंथ से निकल गया, जब पैरेलल गया तो फोकल लेंथ से निकल गया, सही है, और दूसरा ऑप्टिकल सेंटर से निकल गया। फिर हम पीछे लाके इसको कहीं मिलाते हैं, सही है, और यहाँ पे हमारे पास इसका बड़ा सा इमेज बन जाता है I2, सही है। तो यहाँ पे ये हमारे पास है टेलीस्कोप की रे डायग्राम, सही है। तो इसमें ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, इसको बनाना सीख जाएंगे आप, एक दो मरतबा प्रैक्टिस करेंगे भाई। एक ऑब्जेक्टिव लेंस बनाओ, एक आईपीस लेंस बनाओ। ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बड़ा है इसलिए ये लेंस पतला बनेगा, और ये फोकल लेंस आईपीस लेंस का फोकल लेंथ छोटा है इसीलिए ये लेंस थोड़ा सा चौड़ा बनेगा, मोटा बनेगा। तो रेस पैरेलल आई, आईपी ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल पॉइंट के सामने जाके मिली, एक इमेज बना। फिर यहां से रेस गई आईपीस लेंस से, तो वहां से जब रेस गई तो पीछे एक वर्चुअल इमेज बना, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ये आईपीस लेंस के फोकल लेंथ के अंदर है, और जब फोकल लेंथ के अंदर ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज कहां पे बनता है, सेम साइड पे वर्चुअल और मैग्नीफाइड इमेज बनता है, सही है। तो यहाँ पे पॉइंट को स्टडी कर लेते हैं। द ऑब्जेक्टिव लेंस हैज लार्जर फोकल लेंथ देन द फोकल लेंथ ऑफ आईपीस, सही है, यही चीज हमने देखी। When parallel rays from a point on distant object, एक पॉइंट से डिस्टेंट ऑब्जेक्ट यानी जिस ऑब्जेक्ट को आप देख रहे हो दूर पे, दूर जो पड़ा हुआ है उस ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट से जो पैरेलल रेज आई वो पास हुई किससे, पास थ्रू द ऑब्जेक्टिव, और उससे क्या हुआ, a real image I1 is formed at a focal length of the objective lens। क्या बना भाई, एक रियल इमेज बना। रियल इमेज मतलब यहाँ पे रेज ने एक्चुअल में मीट किया है और ऑब्जेक्टिव लेंस के फोकल लेंथ पे ये इमेज बना है, सही है। अच्छा, यही I1 इमेज ऑब्जेक्ट के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, किसके लिए, आईपीस के लिए। और आईपीस ने क्या किया भाई, एक मैग्नीफाइड वर्चुअल इमेज बनाया I2 जिसको हमने नाम दिया। इस टेलीस्कोप की मैग्निफिकेशन को जब डिराइव किया गया तो उसका आंसर क्या आया कि भाई फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, अगर इन दोनों का रेशो आप निकालोगे तो आपके पास टेलीस्कोप का क्या आ जाएगा, मैग्निफिकेशन पावर आ जाएगी, सही है। तो मैग्निफिकेशन पावर टेलीस्कोप की इस तरह से निकाली जाती है। बाकी मैग्निफिकेशन पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की 1+d/f करके निकाली जाती है। हाँ भाई, मैग्निफिकेशन पावर सिंपल माइक्रोस्कोप की 1+d/f करके, और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप की L/FO 1+d/f करके निकाली जाती है। और मैग्निफिकेशन पावर ऑफ टेलीस्कोप इज इक्वल टू FO/FE, यानी फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन फोकल लेंथ ऑफ आईपीस लेंस, सही है। तो आज के अपने लेक्चर को यही तक रखते हैं, इसकी तैयारी करें, इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, सही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।